दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं गेंदे की उन्नत खेती मैरीगोल्ड फार्मिंग। गेंदे की खेती कब और कैसे की जाती है, हमारे किसान भाई कैसे मैरीगोल्ड की खेती करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेके ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। और जब आप गेंदे की खेती करते हैं तो कौन कौन सी समस्या आती हैं, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, सीड सिलेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा किसानों को समस्या आती है। और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, फ्लावरिंग स्टेज पर कौन सी खाद दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, खरपतवार किस प्रकार नियंत्रण करना चाहिए, और सिंचाई जो वाटर मैनेजमेंट है किस प्रकार आपको सिंचाई करनी चाहिए। तो हमारे किसान भाई कैसे गेंदे की फसल से कम समय पर कम लागत पर एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा दोस्तों विषय है मैरीगोल्ड फार्मिंग, गेंदे की सफल खेती। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय। तो जो समय है, आप गेंदे की खेती वैसे तो 12 महीने कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अनुकूल, सबसे उचित, सबसे परफेक्ट जो समय है दोस्तों, बरसात के लिए आप जुलाई और अगस्त महीने पर पौध रोपण कर सकते हैं। और गर्मियों के लिए दिसंबर से लेकर जनवरी के मध्य आपको पौध रोपण कर देनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि यदि आप बरसात पर गेंदे की खेती कर रहे हैं तो जुलाई अगस्त पर पौध रोपण करें। जब भी आप पौध रोपण कर रहे हों तो लगभग ये मान लीजिए प्लास्टिक पोल्ट्री पर यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो 25 से 28 दिन का समय तो लगने वाला है। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। यदि खेत तैयार कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको खेती करने से 25 दिन पहले नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। गेंदे की फसल को थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपको फार्म की तैयारी कराना चाहिए। तो किस प्रकार फार्म की तैयारी कराना है, सॉइल के ऊपर बात करें तो मिट्टी के ऊपर बात करें तो काली दोमट है, चिकनी दोमट है, पीली भूमि, रेतीली भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। बाकी मध्यम, हल्की, भारी भूमि उपयुक्त मानी जाती है। बस मृदा की pH वैल्यू 5.5 से 6 के आसपास से लेकर 7.5 तक दोस्तों चल जाती है। जीवाश्म पदार्थ वाली जो उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल होती है वहां पर आप गेंदे की खेती कर सकते हैं। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और यदि दोस्तों मृदा की जो pH वैल्यू है वो 7.5 से अधिक है, अधिक एल्कलाइन है, तो इसके लिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो उस समय आपको 50 किलोग्राम खेत की तैयारी करते समय जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। स्टार्टिंग पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, यदि आप बरसात पर खेती कर रहे हैं तो उत्तम जल निकास का प्रबंध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जल भराव खेत पर नहीं होना चाहिए। एवं खेत तैयारी के ऊपर बात करें तो नॉर्मल तरीके से खेत की आप तैयारी कराएं। 1 से 2 बार कल्टीवेटर से आपको जुताई करानी चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा मिट्टी को भुरभुरी कराने वाली यंत्र जैसे खासकर रोटावेटर है, हैरो की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना चाहिए। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी रहेगी उतनी ही अच्छी हमारी फसल बढ़वार लेने वाली है, ट्रांसप्लांट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस प्रकार खेत के चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए। और यदि नीलगाय परेशान करते हैं तो तारबंदी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5-5.5 फीट वाली ग्रीन नेट खेत के चारों साइड दोस्तों खींच लीजिए। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर बात करते हैं कि किस प्रकार की जलवायु और मौसम की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए गेंदे की दोस्तों जो खेती है, आप भारत भर में सभी प्रकार के जो सभी राज्यों पर आप गेंदे की खेती कर सकते हैं। और इसके लिए जो जलवायु है, उष्ण जलवायु के साथ साथ सभी प्रकार की जलवायु, खासकर शीतोष्ण जलवायु को छोड़कर, जैसे शीतोष्ण जो जलवायु होती है, यदि शीतोष्ण जलवायु है तो गर्मियों के दिनों पर आप गेंदे की खेती कर सकते हैं। लेकिन उष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त इस फसल को रहने वाली है। एवं मैरीगोल्ड का दोस्तों जो प्लांट्स होता है यह एस्टेरेसिस कुल से बिलोंग करता है। और इसके लिए जो जलवायु है 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस काफ़ी उपयुक्त मान जाती है। अधिक टेम्परेचर में खासकर 35 डिग्री प्लस
में यदि जाता है तो फिर फ्लावरिंग स्टेज ठीक तरीके से फूल नहीं खिल पाते हैं। तो 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस काफ़ी बहुत अच्छा भी माना जाता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से फसल बढ़वार लेती है। तो इस प्रकार जलवायु और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सीड सिलेक्शन करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। तो कौन सी वैरायटी का हमारे किसान भाइयों को सिलेक्शन करना चाहिए। वैरायटी खासकर दो प्रकार की होती हैं, एक तो हाइब्रिड वैरायटी हैं और दूसरा जो ICAR रिसर्च करती हैं, उन वैरायटी के बारे में भी बतलाने वाले हैं। तो खासकर जो मैरी गोल्ड का जो फ्लावर होता है, दो रंग का ज़्यादा मार्केट में डिमांड रहती है, एक तो येलो और दूसरा ऑरेंज। तो कौन सी वैरायटी का कौन सा फूल बढ़िया है और दोनों वैरायटी की मार्केटिंग डिमांड तो काफ़ी अच्छी रहती है। तो इन जैसे भी अपने जो एरिया है, जो मंडी है, वहाँ पर ज़्यादा डिमांड है, उस हिसाब से आप कलर यानी रंग का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बेस्ट वैरायटी कौन सी हाइब्रिड पर आइए बात करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों उन्हीं वैरायटी को हमने चुनाव और सिलेक्शन किया है जिनका उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर्सनल हमने इन वैरायटी को लगाया भी है। नंबर 1 इंडस सीड्स की टेनिस बॉल के नाम से दोस्तों आती है। इसके फूल का रंग येलो होता है और सबसे बढ़िया यह वैरायटी है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रति पौधा काफ़ी बड़ी क्वांटिटी पर फ्लावर आते हैं। नंबर 2 नामधारी सीड्स की जो अफ्रीकन मैरी गोल्ड डबल ऑरेंज के नाम से आती है, फूल का रंग ऑरेंज होता है। इसको भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 हाईवेज राशि सीड्स की सुप्रीम येलो मैरी गोल्ड के नाम से आती है, जो कि येलो रंग का फूल होता है। इसके अलावा नंबर 4 पर भी काफ़ी अच्छी किस्म है दोस्तों, इंडस सीड्स की ऑरेंज बॉल के नाम से आती है, यह भी F1 है। इसके अलावा नंबर 5 कलकत्ता मैरी गोल्ड जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा विकसित जो ICAR द्वारा विकसित की गई हैं जो वैरायटी हैं, खासकर दोस्तों पूसा नारंगी है, पूसा वसंती और पूसा बहार जैसी किस्में भी काफ़ी बढ़िया हैं, जो कि रिसर्चेबल वैरायटी है, रिसर्चेबल किस्में हैं। तो हाइब्रिड भी काफ़ी अच्छी हैं जो हमने नाम बतलाए हैं। खासकर टेनिस बॉल का तो दोस्तों कोई जवाब ही नहीं है, काफ़ी बढ़िया है और किसानों की यह लोकप्रिय वैरायटी भी है। कारण ये है कि उत्पादन अच्छा देती है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मैरी गोल्ड की वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रति एकड़ प्लांट यदि आप 1 एकड़ पर गेंदे की खेती कर रहे हैं और सिंगल लाइन पर यदि आप दोस्तों पौधरोपण करते हैं तो आपको 12,000 से 13,000 पौधे 1 एकड़ में लगने वाले हैं। जानकारी बीघा और हेक्टेयर के हिसाब से नहीं बल्कि प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं, ताकि सभी जगह पर एकड़ सेम होता है। 43,560 स्क्वायर फीट 1 एकड़ पर दोस्तों होते हैं। तो इस हिसाब से हम जानकारी आपको प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। सिंगल लाइन पर जिगजैग भी पौधरोपण किया जा सकता है। सिंगल लाइन पर भी अभी बतलाएंगे आगे चल के कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स। तो ये मान लीजिए दोस्तों, क्योंकि गेंदे का जो सीड्स बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का होता है, तो आपको 1 एकड़ में 12,000 सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब यदि आप टेनिस बॉल को ही लगाते हैं, एक पैकेट पर 1000 सीड्स के आसपास की क्वांटिटी होती है और 1000 सीड्स की जो कीमत है दोस्तों टेनिस बॉल की 2150 से 2200 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। अब कीमतें अलग अलग स्टेट के हिसाब से 19-20 हो सकती हैं। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो, बुआई कर रहे हो, वेट तैयारी कर रहे हो, तो उस समय कौन कौन सी खाद देनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्लस सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लस मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिससे हम सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद कहते हैं। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यदि जो वनस्पति के स्टेज पर जो बढ़वार होती है, यदि पोषक तत्वों की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो फिर पैदावार दोस्तों बहुत ज़्यादा घटने वाली है। तो बेसल डोज पर आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 4 ट्राली आपको एकदम पकी हुई गोबर की खाद लेना है, 50 किलोग्राम DAP, सिंगल सुपर फास्फेट और उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, और यदि दीमक की भी समस्या देखने के लिए मिलती है तो
5 किलोग्राम रीजेंट जीआर दानेदार इंसेक्टिसाइड, इन सभी को पहले तो मिक्स कर लेना है। और जब आप बेड तैयार कर रहे हो तो उस समय आपको दोस्तों प्रयोग करना चाहिए, खासकर आपको बुआई के समय यानी बेड तैयार करते समय। बात करते हैं किस प्रकार बेड तैयार कराना चाहिए और कितनी दूरी पर कराना चाहिए। तो दोस्तों बेड मेकर या फिर बेड राइजर्स जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार आपको बेड तैयार कराना चाहिए। बेड की जो दूरी आपको दोस्तों रखनी है वो रखनी है 3 फीट, 3 से 3.5 फीट बिल्कुल सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। और बेड की जो चौड़ाई आपको रखनी है वो रखनी है 2.5 फीट। बेड की ऊंचाई 1 से 1.5 फीट आप रख सकते हैं। और जो हम पौधरोपण करेंगे वो करेंगे सिंगल लाइन पर। तो इस प्रकार आप बेड मेकर या फिर बेड राइजर से दोस्तों बेड तैयार करानी चाहिए। मल्चिंग पेपर के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। इस फसल पर जो मल्चिंग पेपर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मल्चिंग पेपर लगाने से न केवल खरपतवार कंट्रोल होते हैं बल्कि सिंचाई भी कम करनी पड़ती हैं। और जो बीमारी हैं, जो खासकर दोस्तों फंगस लगते हैं, इंसेक्ट लगती हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। तो आपको कितने माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए? 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर इस फसल के लिए काफ़ी बढ़िया है। ड्रिप एरीगेशन के ऊपर बात करते हैं तो एक बेड पर सिंगल लाइन पर आप दोस्तों ड्रिप को बिछा सकते हैं। 16 mm इनलाइन ड्रिप काफ़ी उपयुक्त है, काफ़ी बढ़िया है। तो 16 mm इनलाइन 1.5 फीट बटन वाली आप ड्रिप को दोस्तों बिछवा सकते हैं। अब आप स्टार्टिंग पर नया है सेटअप करवा रहे हैं तो 1 एकड़ में 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास का खर्च आता है। ड्रिप यदि आप गारंटेड वाली 7-8 साल वाली जो गारंटेड वाली होती है उसको लगवाते हैं तो 40-45 हज़ार रुपये आसपास खर्च आएगा। और यदि बात करें दोस्तों मल्चिंग पेपर की, तो मल्चिंग पेपर यदि 25 माइक्रोन का लगवाते हैं, 1 एकड़ में लगवाते हैं, तो ये मान लीजिए लगभग 12 से 14 हज़ार रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है। मल्चिंग पेपर में होल्स किस प्रकार करने चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जो कि आप वीडियो पर टूल्स देख रहे हैं, इस प्रकार कोयलों को भरकर आपको 2 इंची होल्स लेना चाहिए। यदि आप सिंगल लाइन पर पौधरोपण कर रहे हैं तो सिंगल लाइन पर कुछ इस प्रकार आपको सिंगल लाइन पर होल्स करने चाहिए। 2 इंची होल्स काफ़ी उपयुक्त हैं। बाकी हमारे कुछ किसान भाई जिग-जैग भी पौधरोपण करते हैं तो सिंगल लाइन काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। यदि आप दोस्तों जिग-जैग लगाते हैं तो उस हिसाब से पौधे की दूरी भी थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी और बेड से बेड की दूरी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो सिंगल लाइन काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। नर्सरी तैयार के ऊपर बात करते हैं कि किस प्रकार पौधशाला पर पौधे तैयार करने चाहिए। देखिए खेती आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों नर्सरी तैयार करना। तो क्यों ना सस्ते पर आसान तरीके से, आसान विधि में, सरल सुगम मेथड से हम घर पर ही कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं, इस वीडियो पर बने रहिए, कंटिन्यू वॉच करिए। तो देखिए सबसे पहले तो बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन कर लेना है। अब आप चाहें तो नर्सरी से ही पौधे खरीद सकते हैं, लेकिन कैसे आप प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए। दोस्तों प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 25 दिन के आसपास का समय तो लग ही जाएगा। सबसे पहले आप प्लास्टिक प्रो ट्रे मार्केट से ले आइए। किसी भी खाद बीज की दवाइयाँ की जो दुकान होती हैं वहाँ पर ईजिली यह जो प्लास्टिक प्रो ट्रे है वो मिल जाती है। अब आपको करना क्या है, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद जो नारियल की खाद होती है, जो वर्मी कंपोस्ट होती है, इन दोनों को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको ठीक तरीके से प्लास्टिक प्रो ट्रे में भरकर एक बीजों की बुआई कर देनी है। अब इसको आपको 5 से 6 दिनों के लिए, अधिकतम 5 दिन बहुत होते हैं, 4 से 5 दिनों के लिए मल्चिंग पेपर में कुछ इस प्रकार कवर कर के रखना है। इससे जो गर्माहट, जो हीट उत्पन्न होगी, जिससे जर्मिनेशन काफ़ी जल्दी हो जाएगा। इसके बाद जो आपने ग्रीन नेट खींची है या फिर जो आपने तंबू बनाया है, कुछ इस प्रकार जो कि वीडियो पर देख रहे हैं, प्लास्टिक प्रो ट्रे को निकाल के रख दीजिए और सुबह शाम आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। अब नर्सरी तैयार तो कर ली, लेकिन उसमें समस्याएं भी आती हैं, जैसे खासकर सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीट और फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। यह समस्या बहुत ही आम और बहुत ज़्यादा रेयर होती है। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोपिड है, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा थाइमोथोक्सोम का स्प्रे कर सकते हैं। रेडोमल गोल्ड फंगिसाइड है, यूपीएल की साफ फंगिसाइड है, इन फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। वाटर सेल्युअल फर्टिलाइजर्स, एनपीके घुलनशील खाद 19-19-19 का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब आपकी नर्सरी दोस्तों लगभग 3 से 4 इंच की हो जाए तब हमको पौधरोपण करना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा
महत्वपूर्ण विषय है कि कितनी दूरी पर हमको पौधरोपण करना चाहिए। तो पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए और लान से लान की दूरी 3 से 4 फीट रखनी चाहिए। पौधे को 3 इंची गहराई पर आपको पौधरोपण करना चाहिए। यह जो डिस्टेंस दोस्तों काफ़ी उपयुक्त, काफ़ी बढ़िया डिस्टेंस है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। पौधरोपण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं प्लांटेशन। तो प्लांटेशन किस प्रकार करना चाहिए। गेंदे की जो नर्सरी दोस्तों, अंतिम बार जब आपको प्लांटेशन करना है उससे 1 दिन पहले आप एक स्प्रे जरूर लीजिए। जैसे इमिडाक्लोप्रिड 17.8% ई इंसेक्टिसाइड आती है, 15 लीटर पानी 10 ml की दर से स्प्रे कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, वो इसलिए दोस्तों कि आप पौधरोपण करते हैं तो 10 दिन बाद तक आपको वैसे ही कोई कीटनाशक या कोई फंगीसाइड की स्प्रे नहीं करने चाहिए, क्योंकि पौधा वैसे ही कमज़ोर होता है, बढ़वार लेता है। तो इस बीच में जो टाइम पीरियड है 10 दिन का, कोई भी आप स्प्रे नहीं करेंगे तो फिर नर्सरी पर ही आप इमिडा का स्प्रे कर दीजिए। इससे काफ़ी लंबे समय तक 10-15 दिनों तक कीटों से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो प्लांटेशन करने के लिए सबसे पहले फील्ड पर आपको ड्रिप से सिंचाई कर लेनी है या फिर फील्ड पर पर्याप्त मात्रा पर नमी बना लेना है। उसके बाद एक एक पौधे की आपको पौधरोपण करना चाहिए और जब पौधरोपण आप कर रहे हैं तो फील्ड पर काफ़ी अच्छी मात्रा पर नमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी। पौधरोपण करते समय पौधा एकदम सीधा होना चाहिए। अब हमारे किसान भाइयों ने पौधरोपण कर दी, पौधरोपण के बाद पौधा जल्दी से जल्दी बढ़वा ले, तो उसके लिए कौन से जरूरी काम करने चाहिए। दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से सफल खेती कर रहे हैं तो आप ड्रिंचिंग जरूर करें। ड्रिंचिंग करने से पौधा बहुत अच्छी बढ़वार लेता है। तो फसल ट्रांसप्लांट से ये मान लीजिए जो फर्स्ट ड्रिंचिंग है, दूसरे तीसरे दिन के आसपास की फसल होती है, तो NPK 19-19 1 किलो, माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ग्राम 300 लीटर पानी में घोलना है और 100 ml प्रति पौधा की दर से आपको ड्रिंचिंग कर देना चाहिए। अब इसको स्प्रे नहीं करना, जड़ों से लगभग 1 से 1.5 इंच दूर आपको ड्रिंचिंग कर देना है। इससे फायदा ये होता है कि जो रूट जोन होती हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़वार लेती हैं। सेकेंड ड्रिंचिंग 5 से 6 दिन के आसपास की फसल होती है तो COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%, WP 500 ग्राम लेना है और 1261 NPK आपको लेना है 1 किलोग्राम 300 लीटर पानी में घोल करके। सेकेंड ड्रिंचिंग 50 से 100 ml प्रति पौधा की दर से दोस्तों आपको ड्रिंचिंग करनी चाहिए। मैरीगोल्ड की फसल पर दोस्तों केवल और केवल इन 2 ड्रिंचिंग को यदि आप फॉलो करते हैं तो जो वनस्पतिक बढ़वार है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। अब किसानों के कमेंट्स आते हैं कि हमने पौधरोपण कर दिया है, पौधे की सूखने की समस्या आ रही है, अब पौधे तो हमने 12,000 लगाए, 8,000 ही बचे। तो कारण यही है कि पर्याप्त मात्रा पर जब आप पौधरोपण कर रहे हो तो हल्की फुल्की सिंचाई आपको प्रॉपर करना ही चाहिए। उसके बाद ड्रिंचिंग जरूर करें। इससे जड़ों के पास लगने वाले जो दोस्तों फंगस होते हैं उनसे काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। हमारी फसल पर जो जड़ों के पास एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तो इन 2 ड्रिंचिंग को फॉलो जरूर करें, इससे डंपिंग ऑफ की समस्या नहीं आएगी। जितने आपने पौधे लगाए हैं प्रॉपर बढ़वार लेने वाले हैं, प्रॉपर वनस्पतिक बढ़वार, क्योंकि जड़ें हैं मिट्टी को जब तक ठीक तरीके से पकड़ नहीं लेंगी उतनी अच्छी बढ़वार देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ड्रिंचिंग को फॉलो आप जरूर करें। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं इरिगेशन। इस फसल पर मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी हल्की हल्की आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। फ्लैट इरिगेशन से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर और ड्रिप से आप खेती कर रहे हैं दोस्तों तो ये मान लीजिए 2 से 3 दिनों के अंतराल पर आपको 2-2 घंटे सिंचाई करनी चाहिए। फ्लैट इरिगेशन भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन स्प्रिंकलर से आप सिंचाई ना करें। गेंदे की फसल पर उतना अच्छा यदि प्रोडक्शन निकालना चाहते हैं तो फिर स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर पैदावार घटती है। तो इसलिए फ्लैट इरिगेशन से, नाली क्यारी विधि या फिर फ्लैट इरिगेशन से ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं वीट कंट्रोल। तो दोनों वेट के बीच में यदि खरपतवार उग जाते हैं तो निराई गुड़ाई प्रॉपर करनी चाहिए। अब जब आप निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो जो फर्स्ट निराई गुड़ाई है 30 दिन से लेकर 45 दिन के मध्य कर देनी चाहिए और सेकंड निराई गुड़ाई दोस्तों 60 से 65 दिन के आसपास की फसल होती है तो सेकंड निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इस फसल को जितनी ज़्यादा आप साफ सफाई बनाए रखेंगे, इस फसल पर जितनी ज़्यादा आप सिस्टमिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आप खरपतवार को कंट्रोल करते हैं, साफ सफाई बनाए रखते हैं, उतनी ही अच्छी तरीके से हमारी फसल ग्रोथ लेने वाली। तो इन बातों को आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए और प्रॉपर आपको खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए।
अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य है। अब पैदावार अच्छी निकालने के लिए पौधे को भी एकदम स्वस्थ रखना पड़ेगा। अब कुछ बीमारी आती है, उनका प्रॉपर यदि हम इलाज नहीं करेंगे, प्रॉपर कीटनाशक दवाई या फिर ऑर्गेनिक तरीके से भी आप खेती कर रहे हैं, तो कीटों को कंट्रोल करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि प्रॉपर आप दवाओं का स्प्रे नहीं करेंगे, व्यवस्थित तरीके से देखभाल नहीं करेंगे, तो फिर पैदावार जाहिर सी बात है 80% तक घट सकती है। तो आइए बात करते हैं कौन सी बीमारी है जो हमारी गेंदे की फसल को, मैरीगोल्ड जो प्लांट्स होता है उसको प्रभावित कर सकती हैं। तो आइए बात करते हैं कीट प्रबंधन के ऊपर, फिर बात करेंगे कि यह जो बीमारी आती है इसका क्या इलाज है और क्या उपचार है, रोकथाम के बारे में भी बतलाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रमुख रूप से एफिड्स, जैसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, कैटरपिलर, रेड माइट्स, बैक्टीरियल ब्लाइट आता है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रमुख समस्या है, फंगस है, लीफ माइनर आता है, डंपिंग ऑफ, कॉलर रोट और रूट रॉट की समस्या देखने के लिए मिलती है, मिलीबग की समस्या दोस्तों देखने के लिए मिलती है, और पत्ती धब्बा रोग के साथ साथ सुंडी की समस्या देखने के लिए मिलती है, एंथ्राक्नोज की समस्या देखने के लिए मिलती है। लेकिन खासकर रेड माइट्स है दोस्तों, लीफ माइनर है, डंपिंग ऑफ और मिलीबग, पत्ती धब्बा, यह जो बीमारी है रेयर बीमारी है। आती तो बहुत सारी हैं और भी आती हैं, लेकिन जो लगभग सभी फॉर्म में यह बीमारी आ ही जाती है। तो यह जो बीमारी है इनका इलाज, उपचार, वो भी हम ऐसी विधि से दोस्तों बतलाएंगे जिसमें कि आपके पैसे खर्च भी कम हो और प्रॉपर जो भी दवाओं का आप स्प्रे कर रहे हैं प्रॉपर रिजल्ट भी अच्छे मिल जाएं और बेहतरीन हमको परिणाम भी देखने के लिए मिले। कुल मिला के फसल को स्वस्थ कैसे रखा जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ निकाला जाए कम खाद दवाइयों में, तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें दोस्तों और वीडियो को शेयर करें। हम बात कर रहे थे दोस्तों कीट प्रबंधन के ऊपर। तो पीला और नीला ट्रैप तो आपको जरूर लगाना, स्टिकी जो ट्रैप होता है इसको जरूर लगाना, 20 पर्याप्त होती हैं। ग्रीन नेट भी आपको खींच लेना है और तारबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि नीलगाय परेशान करती हैं, फसल बर्बाद ना हो, तो इसके लिए तारबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह 2-3 काम तो पहले आपको कर ही लेने चाहिए। कटिंग भी इस फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस प्रकार हम बागवानी की दोस्तों हॉर्टिकल्चर में बागवानी में हम प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, उसी हिसाब से इस फसल पर उस हिसाब से प्रूनिंग नहीं बल्कि जो टॉप शाखाएं होती हैं दोस्तों, जिसे हम हिंदी पर शीर्ष नोचन कहते हैं, आपको 1 से 2 कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लंबाई में बढ़ने के बजाय दोस्तों चौड़ाई में फैलाव में बढ़ता है। तो फर्स्ट जो कटिंग है जिसे हम 3G कटिंग भी कह सकते हैं, 35 से 40 दिन के आसपास की फसल होती है, तो आपको एक कटिंग जरूर करनी चाहिए। अब इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कटिंग करेंगे तभी पैदावार अच्छी निकाल पाएंगे, क्योंकि मार्केट में अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। आप बिना कटिंग करके भी, क्योंकि बहुत कम ही किसान भाई दोस्तों कटिंग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कटिंग नहीं की जा सकती। कटिंग करके भी आप यदि किसी भी आर्टिकल को उठाएंगे तो उसमें जानकारी है, यह एक रियल फैक्ट है दोस्तों की कटिंग करने से पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस देखने के लिए मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ और शाखाएं होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फूलों की संख्या देखने के लिए मिलती है। तो कटिंग आप कर सकते हैं। अब यदि आप कटिंग करना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बतलाएंगे। कब बतलाएंगे? पहले बीमारियों के बारे में, उनका इलाज, फिर उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की आप हाइट ना बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा पौधा फैलाव में बढ़े, तो इसके लिए फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बेटर है। बने रहिए वीडियो पर। रेड माइट्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि रेड माइट्स का प्रकोप यानी लाल मकड़ी का समस्या प्रकोप अटैक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यह समस्या आम है और काफ़ी गंभीर है, तो दोस्तों इसके लिए आप ओबेरॉन में स्पाइरोमेसिफेन आता है, या फिर एवासिन इंसेक्टिसाइड जैसे एवामेक्टिन 1.9% डीसी, दोनों में से कोई एक 15 ml 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यूड की भी दोस्तों समस्या बनी रहती है, तो पाउडरी मिल्ड्यूड के लिए स्वाधीन फंगिसाइड जिसमें टीबू प्लस सल्फर है 40 ग्राम और बायर कंपनी की फोलिकोर फंगिसाइड आपको 20 ml, दोनों में से कोई एक 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। लीफ माइनर की समस्या आती है, तो लीफ माइनर के लिए प्रोक्लेम, अब लीफ माइनर आता है तो प्रोक्लेम 10 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फिर सिजेंटा कंपनी की बोलियम फ्लेक्सी 200 ml 200 लीटर पानी में घोल करके सॉइल एप्लीकेशन से ड्रिंचिंग करनी चाहिए। जैसिड की समस्या आती है यानी एफिड जैसिड, तो इमिडाक्लोप्रिड 70.8% आपको लेना है। ईसी इंसेक्टिसाइड 10 ml या फिर यूपीएल की लांसर गोल्ड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे
आपको करना चाहिए। कटर पिलर की समस्या दोस्तों देखने के लिए मिलती है, तो कटर पिलर और शुंडी की समस्या दी है तो सिजेंटा कंपनी की एम्पलीगो 10 ml और अदामा इंडिया कंपनी की फेलेथोरा 30 ml, दोनों में से कोई एक 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। रूट रॉड, आद्र गलन, पत्ती धब्बा जैसी कोई समस्या दोस्तों आती है, क्योंकि यह समस्या आम है, तो इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम या फिर बार की नेटिवो 10 ग्राम, धान की कोनिका फंगिसाइड 40 ग्राम, तीनों में से कोई एक 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। एवं बढ़वार के लिए यानी सभी प्रकार की खाद दवाइयों के स्प्रे करने के बाद भी, फर्टिगेशन शेड्यूल चलाने के बाद भी पौधा बढ़वार ना ले रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन पर दोस्तों आप कृषि रासायन की पोषक सुपर के नाम से आती 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों हमने स्टार्टिंग पर बताया था फल फूल की संख्या बढ़ाने के लिए यानी कटिंग आपको ना करना पड़े तो कौन सी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बेस्ट है। आप लिहोसेन 20 ml या फिर घरडा कंपनी की चमत्कार को आप 20 ml, दोनों में से कोई एक 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। फसल कम से कम दोस्तों ये मान लीजिए 50 दिन के आसपास की होनी चाहिए, 50 दिन बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे पौधा लंबाई बढ़ने के बजाय फैला में बढ़ता है, ज़्यादा फुटाव आते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे तो ज़्यादा फूलों की संख्या देखने के लिए मिलने वाली है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आप स्प्रे कर सकते हैं यदि आप कटिंग करना नहीं चाहते हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का आपको स्प्रे करना चाहिए, लेहोसन कर लीजिए या फिर चमत्कार, दोनों ही बढ़िया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। यह पौधे की जो बढ़वार है उसको थोड़ा सा कम करती हैं और ब्रांचेस ज़्यादा फुटाव आते हैं, इससे पैदावार बढ़ती है। गेंदे की फसल पर दोस्तों यदि सफेद मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो आप सिजेंटा कंपनी की एकतारा 10 ग्राम या फिर सुमिटोमो की लेनो इंसेक्टिसाइड 40 ml, दोनों में से कोई एक 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए यदि सफेद मक्खी का प्रकोप दिख रहा है तो। इसके अलावा दोस्तों आपकी गेंदे की फसल पर फलता फूलता पौधा सूख जाता है यानी विल्ट की समस्या आती है, तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम, गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम, इन दोनों को दोस्तों आपको एक काम करना है, इन दोनों को 200 लीटर पानी में घोल करके आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए सॉइल एप्लीकेशन से। तो दोस्तों आपको आवश्यकता अनुसार कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे लेनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार उर्वरक खादों के प्रयोग करना चाहिए। यदि कीट बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है तभी आपको स्प्रे जो शेड्यूल है दोस्तों उसको फॉलो करना चाहिए। यदि रोग बीमारी का कम प्रकोप है तो भी आप महंगी कीटनाशक फंगिसाइड का स्प्रे ना करें, बल्कि प्रिवेंटिव रूप में यदि रोग बीमारी का प्रकोप बिल्कुल कम है या फिर हल्का फुल्का है या फिर ना है तो प्रिवेंटिव रूप में आप सस्ते टेक्निकल वाली इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारी रोग का प्रकोप बहुत ही कम है, ना के बराबर है, फिर भी आप महंगी से महंगी फंगिसाइड कीटनाशक स्प्रे ना करें, इससे पैदावार बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी, आमदनी घट जाएगी। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, क्योंकि इन न्यूट्रिएंट की पूर्ति आप करेंगे और न्यूट्रिएंट की पूर्ति यदि डिफिशियंसी कमी रह जाती है तो फिर पैदावार घटने वाली है, तो इन खादों को आपको प्रयोग करना चाहिए यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं। फर्स्ट जो खाद है दोस्तों ट्रांसप्लांट से हमारी जो फसल है 25 से 30 दिन के आसपास की होती है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलो, जिंक सल्फेट 5 किलो, यूरिया उर्वरक खाद 30 किलोग्राम, इन तीनों को प्रति एकड़ की दर से मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 45 से 50 दिन की होती है और थर्ड खाद 70 से 80 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इन खादों को प्रयोग आपको करना चाहिए। यदि आप दोस्तों ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो जो खाद का शेड्यूल है ट्रांसप्लांट से 30 दिन तक एनपीके घुलनशील खाद 19-19-19 है, 12-61-0, 70-44 जैसी खादों को छोड़ सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर फसल जैसे ही एंटर करती है तो 0-52-34 है। इसके अलावा 13-40-13 जैसी खादों को दोस्तों आप छोड़ सकते हैं और फ्लावरिंग स्टेज से 25 दिन बाद 00-50 है, 13-0-45 है, ह्यूमिक एसिड माइक्रो न्यूट्रिएंट घुलनशील खादों को ड्रिप से आप छोड़ सकते हैं। तो इन जो घुलनशील एनपीके खाद है इनको 2 से 3 किलोग्राम की क्वांटिटी आपको रखनी है, 3-3 दिनों के अंतराल पर प्रयोग करनी चाहिए। एक दिन में एक खाद 3 दिन का अंतर रख सकते हैं। अब हमने स्टार्टिंग पर बतलाया था यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से भी इस फसल को ग्रो कर सकते हैं, स्प्रे पर केवल नीम ऑयल का आप स्प्रे करके भी बढ़िया आप फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप खाद के ऊपर बात करें तो जैसे ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, मुर्गी की खाद जैसी खादों को आप प्रयोग कर सकते हैं, जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, गन्ने का गुड़ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे पर मिल्क को भी आप स्प्रे कर सकते हैं, कैल्शियम की डिफिशियंसी दूर होती है, बोरॉन का भी दोस्तों आप स्प्रे
कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको फॉलो भी करना है। वर्मी कंपोस्ट को प्रति पौधा आप दे करके सिंचाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से भी इस फसल को ग्रो किया जा सकता है। तो इस हिसाब से आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए, स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ही आपको उर्वरक खादों की निश्चित मात्रा पर इस्तेमाल और यूज दोस्तों आपको करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों, इस फसल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बंधाई करना। अब बंधाई करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है? इस फसल को फेल होने का कारण यही है कि हम यदि दोस्तों जुलाई अगस्त पर पौधरोपण करते हैं तो पौधा काफ़ी अच्छी बढ़वार ले लेता है। यदि बंधाई नहीं करते हैं तो 80% तक फसल गिर गई, फिर उससे पैदावार 80% तक घट जाती है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि बांस के टुकड़ों की मदद से 1 एकड़ में 2000 के आसपास बांस के टुकड़े लगेंगे। पेड़ वायर खींच करके आपको बंधाई करना चाहिए, यानी सपोर्टिंग के लिए, सहारा के लिए बांसों को गड़ाकर दोस्तों 15-15 फीट की दूरी पर, 15 से 20 फीट की दूरी पर दोस्तों आपको पेड़ बाहर खींच देना चाहिए। इससे फसल को प्रोटेक्शन भी मिलेगा और जो सहारा है वो मिल जाएगा। हवा चलने पर पौधा, वजन आने पर, जब क्योंकि वजन आता है, वजन आने पर पौधा दोस्तों गिरे ना, टूटे ना, इससे आपको फायदा भी होगा। बंधाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बंधाई को नज़रअंदाज ना करें, इससे उल्टा आपको फायदा होने वाला है और पौधा अच्छे से बढ़वार लेने वाला है। तो उसको आपको बंधाई जरूर करनी चाहिए। अब बंधाई कब करनी चाहिए? जब पौधा विकसित हो जाए तब दोस्तों आपको बंधाई करनी चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको केयर भी करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार आपको जो जरूरी काम है उनको फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। गेंदे की जो फसल है दोस्तों, ट्रांसप्लांट से 55 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग मजदूरों की सहायता से, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आपको हार्वेस्टिंग करके, पैकेजिंग करके, जो मटर के जो बैग होते हैं उस हिसाब से आप पैकेजिंग करके दोस्तों आप लोकल मंडियों पर जहाँ डिमांड है वहाँ पर आप बिक्री कर सकते हैं, मार्केट पर बिक्री कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छी कीमतें, आपको जैसे खासकर 30 त्यौहार होते हैं, दीपावली है, होली है, जो भी त्यौहार है, जो भी बढ़िया काम है, शादी समारोह, जितने भी फंक्शन फेस्टिवल होते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है गेंदे के फूल की। गेंदे की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रख के इस प्रकार आपको हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। जब पौधा, जो फूल है, पूर्ण विकसित हो जाए, अच्छे से खिल जाए, तब आपको हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। और जब हार्वेस्टिंग जो आप कर रहे हैं उसको आपको हार्वेस्टिंग करके मार्केट में भेज देना चाहिए, बिक्री कर देनी चाहिए। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। गेंदे की जो लाइफ साइकिल है हमारे ऊपर है। प्रॉपर यदि हम केयर करते हैं, प्रॉपर पौधे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, तो यह जो फसल 115 से 120 दिन के आसपास चलने वाली है। तो आप कम समय पर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। 65 दिन के आसपास की, 60 दिन के आसपास की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और फिर आप हार्वेस्टिंग के बाद दोस्तों इसको आप 120, 130, 140 दिन तक आप क्रॉप को चला सकते हैं। यानी हमारे ऊपर है, 4 महीने चलाने हैं, 5 महीने चलाने हैं, 3 महीने में अलग करना है। देखिए 3-4 महीने तो काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग देती है, फिर उसके बाद प्रॉपर केयर करते हैं तो फिर आप लंबे समय तक इस फसल से हार्वेस्टिंग फूल को निकाल सकते हैं, फूलों की तुड़ाई कर सकते हैं। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 1 एकड़ में यदि आप मैरीगोल्ड की खेती करते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लगने वाली है। बाजार भाव के ऊपर बात करें तो इसके खासकर जैसे दीपावली आता है या फिर जो फेस्टिवल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और इसके रेट काफ़ी हाई देखने के लिए मिलते हैं। 60 से 70 रुपये केजी तक का हमको रेट देखने के लिए मिलता है। और यदि आप चाहें तो व्यापारियों से संपर्क करके पूरा जो आपका खेत है, पूरे फ्लावर जो लगे हुए हैं उनको खरीद भी सकता है। तो आप मतलब वार्तालाप करके सीधे व्यापारियों को बिक्री भी कर सकते हैं। बिक्री करने में कोई समस्या नहीं आती। 15 रुपये केजी से 45 रुपये केजी का हमारे किसान भाइयों को रेट मिलना तो तय ही है। यानी एक अच्छा रेट देखने के लिए इस फसल से मिलने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों उत्पादन। तो जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, 1 एकड़ पर 10 से 12 टन के आसपास पैदावार आप बड़े आराम से दोस्तों इस फसल से निकाल सकते हैं। 10-12 टन तो निकालना आम बात है यदि आप प्रॉपर केयर करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं और बेड विधि से ही खेती करें। इससे जड़ों का विकास बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो 1 एकड़ में 120 कुंटल पैदावार दोस्तों आप निकाल सकते हैं। मुनाफा प्लस आमदनी, नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। जो आमदनी, जो नेट प्रॉफिट है, हमारे किसान भाई
गेंदे की खेती करके कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए, यदि हमारे किसानों को 20 रुपये केजी का रेट मिलता है, यानी ये मान लीजिए 2000 रुपये क्विंटल, और 1 एकड़ में दोस्तों पैदावार हुई हमारी 100 क्विंटल, यदि 2000 में 100 का इंटू कर देंगे दोस्तों, तो जो हमारा मुनाफा है 2 लाख आ गया। अब 50,000 लागत घटा देंगे तो इस हिसाब से 1.5 लाख रुपये हमारा 3-4 महीने पर आप 1.5 लाख रुपये गेंदे की फसल से कमाई कर सकते हैं कम से कम। अब रेट 20 का मिलता नहीं है, रेट मिलता है दोस्तों 35-40 रुपये केजी का रेट मिलता है, और हमने 100 क्विंटल ही पैदावार आपको बतलाई है, क्योंकि 125-130 क्विंटल पैदावार देखने के लिए मिलती है। तो आमदनी और भी बढ़ने वाली है। जिस हिसाब से आमदनी डिपेंड करती है बाजार भाव पर, बाजार भाव अच्छे मिलेंगे, पैदावार अच्छी होगी, तो आप ये मान लीजिए हमने तो 1.5 लाख रुपए बताए, आप 2.5 लाख रुपए तक आप इस फसल से कमाई कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमारे किसान भाई गेंदे की खेती करके, मैरीगोल्ड फार्मिंग करके भी काफ़ी कम समय पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक सीखने के लिए जरूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई, नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।